नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये था कि उत्तर प्रदेश के जो सरकारी वकील हैं उनको उत्तर प्रदेश के बनारस में काशी विश्वनाथ के पवित्र प्रांगण में जो माँ श्रृंगार गौरी जी का मंदिर है, जिसको ज्ञान वापी मस्जिद के रूप में प्रसारित किया गया है, उसके सर्वे के बाद पवित्र शिवलिंग मिला है। अदालत के निर्देश पर उसको घेर करके उसको सुरक्षित रखने और उसे किसी भी तरह की क्षति, अपमानित और नुकसान ना करने के निर्देश जारी करने के बाद जो हमारे वकील साहब को सबसे बड़ा समस्या लगा वो ये लगा कि जो उसमें मछलियां हैं उनकी जान का बहुत खतरा है, उनके लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था की जाए क्योंकि उसमें मछलियां मर जाएंगी। मुझे बड़ी खुशी है कि उत्तर प्रदेश के बनारस के सरकारी वकील साहब को जीव मात्र पर दया का पाठ पढ़ाया गया है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को प्राण नहीं दे सकते तो आप किसी का प्राण ले भी नहीं सकते। तो ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं बड़ा दंग, आश्चर्य, चिंतित और दुखी हूँ कि वकील साहब को इस बात की चिंता नहीं हुई कि अगर वो पवित्र शिवलिंग है तो फिर वर्षों से जो वजू करने वाले लोग उसमें हाथ मुंह धोते हैं, पांव धोते हैं, थूकते हैं, कुल्ला करते हैं, उससे भगवान शिव कितना अपमानित हो रहे होंगे। वकील साहब ने अपने किसी भी प्रेयर में इस बात का घोषणा नहीं किया। अब ये क्या है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है और इसका मतलब क्या है, ये मैं क्या कहूँ, आप सब ज्ञानी है, आप सबको इस बात की जानकारी है। खैर, मुझे इसी पर बोलना था, लेकिन चूंकि ज्ञान वापी पर इतना ज्ञान चैनलों पर आ रहा है कि अब लोग दुखी हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य, मेरा टैगलाइन है कि इस चैनल पर उन्हीं खबरों पर विश्लेषण दिखाई, बताई या सुनाई जाती है जिसकी विश्लेषण आम चैनलों पर या तो दिखाई नहीं जाती या दिखाने नहीं दी जाती। तो अगर मैं भी वही कहूँ, वही करूँ, तो फिर मेरे में और उनमें क्या फर्क आ जाएगा। इसीलिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक नई विषय पर विश्लेषण, क्योंकि अगर मेरा विश्लेषण सभी चैनल पे है तो फिर मेरे अलग चैनल होने का सबूत क्या और दावेदारी क्या। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ जो कहीं किसी पर समाचार के रूप में आया, विश्लेषण ग्रुप में नहीं आया। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हार्दिक पटेल का इस्तीफा और इस्तीफे में उद्धृत बातों का, लगाए गए इल्जामों का, राहुल गांधी के ऊपर चस्पा किए हुए उस बहुत भारी भारी शब्दों का। मित्रों, मैं सबसे पहले राहुल गांधी के विषय में 2-3 बातें आपको बता दूं तो ज़्यादा आसान होगा। राहुल गांधी को मैं भी 2-3 बार मिला हूँ, चूँकि ना तो मैं हार्दिक पटेल जैसा किसी प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष था, ना ही हेमंता बिश्व शर्मा जैसा नॉर्थ ईस्ट का कदावर नेता। मैं ये उम्मीद तो नहीं कर सकता था कि राहुल गांधी मुझे अकेले में गलबहियाँ करते मिले, बंद कमरे में हम, वो और कोई नहीं। ऐसी स्थिति को तो मैं कल्पना भी नहीं किया था। मैं तो ये कहा था भाई राहुल गांधी कौन है, देख लेते हैं यार कैसा है आदमी है, समाज में रहते हैं, हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। मैं तो बल्कि सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ जो भारत के प्रधानमंत्री से सीधा मिला है, उनके निजी आवास पर भी और सरकारी आवास पर भी, और बड़ा बढ़िया बात किया है, बातों में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। अब आपको आ सकता है कि वो प्रधानमंत्री तो तुम्हारा अपना संसद सदस्य था और प्रधानमंत्री बनने के बाद से, पहले से भी तुम जानते थे और बाद में भी तुम जाने, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन थे तो प्रधानमंत्री। मैं देश के रक्षा मंत्री से मिला हूँ, गृह मंत्री से मिला हूँ, मैं कई मुख्यमंत्रियों से मिला हूँ, तो बड़े बड़े नेताओं से, मतलब ऐसे नेता जिनकी राजनीतिक कद काठी राहुल गांधी के बराबर हो या ज़्यादा हो, से मैं मिला हूँ और मेरा निजी अनुभव है उन लोगों से मिलने का। तो मैं इसी दावे के साथ, इसी अनुभव के साथ ये कह सकता हूँ
कि जो राहुल गांधी से मिलने का अनुभव रहा है या और जो लोग बताते हैं, ऐसा बुरा अनुभव मुझे किसी के साथ नहीं रहा। ये जरूर है कि कई लोगों से मिलने जाने में ऐसे फोटो खिंचवाने के लिए लोग लाइन में लगे रहते थे, जैसे वैष्णो देवी में आप जाते हो आपको पता ही नहीं चलता कि वो पवित्र पिंडी कहाँ है, तब तक सिपाही बाहर भगा देता है। ऐसे भी वातावरण से दो चार होना पड़ा है, लेकिन ऐसे भी वातावरण का सामना हुआ है, मतलब सौभाग्य हुआ है कि वो आदमी बैठाए हैं, आपको चाय पिलाए हैं और बाहर तक छोड़ने आए। मैं कांग्रेस में ही नाम रख देता हूँ, शशि थरूर को मैं मिलने गया था, हमारे साथ और दो भाई लोग थे, बल्कि ये कहे कि मैं उनके साथ गया था, जो आप कहें। शशि थरूर को हम उनके मंत्रालय में मिलने गए। जब मिलने गए तो एक आदमी बात कर रहा था, मेरे ही इलाके के सांसद जगदम्बिका पाल जी का अपॉइंटमेंट था। जगदम्बिका पाल भी साथ साथ आ गए, तो मैंने बल्कि वो उनके सचिव से बोला कि पाल साहब आ गए हैं तो आप पहले इनको मिलवा दीजिए, हम थोड़ा बाद में मिल लेंगे, मेरा मतलब मैं इनका सम्मान करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका नाम पहले लिखा है ना, तो पहले आप जाएंगे। मतलब मैं एक साधारण आदमी, पाल साहब हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कदावर नेता हैं, इनको जाने दो भाई। बोला नहीं, शशि थरूर साहब के सामने आप आए हैं तो आप सब लोग बराबर हैं, आपको आपके हिसाब से 2 मिनट का टाइम दिया गया है, इनको इनके हिसाब से 10 मिनट का टाइम दिया गया। इन्होंने 15 मिनट मांगा था, 10 मिनट दिया गया है, आपने 5 मिनट मांगा था, आपको 2 मिनट दी गई, आप वहीं पहले जाएंगे। खैर मैं गया, हम जाते शशि थरूर साहब को प्रणाम किया, बोला कि सर मैंने आपके स्टाफ को बोला कि पाल साहब आके बैठे हुए हैं। बोला वो अपने टाइम से पहले आए हैं तो कोई बात नहीं, आपका टाइम है, मेरे यहाँ जो आया है वो मेरे लिए पाल ही है, भारत का नागरिक है और मेरे लिए सम्मानित है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या आम नागरिक हो। क्योंकि मेरे यहाँ आप चाय पीने के लिए तो आए नहीं कि यार मंत्रालय का चाय बड़ा स्टैंडर्ड होता है, आपके घर में और सामने की दुकान में भी चाय मिलती है, आप अपना बात रखिए। खैर हम लोग बात रखे कि भाई वो जो विदेश मंत्री थे कि जो हज करने लोग जाते हैं उनमें यूनानी दवाइयों का वैध नहीं जाता है, उन तरह का हो, तो वो एक अपना प्रोटोकॉल था। उन्होंने बोला कि इस साल का तो हो गया है, आप उसकी डिटेल दीजिए, अगले बार के लिए मैं लगाऊंगा ही वगैरह वगैरह। वो हुआ नहीं हुआ अलग बात है, मैं उनके मिलने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद शशि थरूर अपने ऑफिस से बाहर आए और खुद गेट खोल करके हमको बाहर निकाले और वहां से भी प्रणाम, ठीक है धन्यवाद, आज जब कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा। अब शशि थरूर बेशक कांग्रेस पार्टी के ही सांसद हैं, लेकिन दुनिया में जितने बड़े पंचायत हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के सचिव थे, मतलब दुनिया भर के बड़े पंचायत के सबसे बड़े पंच के निजी सचिव हुआ करते थे, उतनी बड़ी आदरणीय सीट पर विराजमान थे शशि थरूर साहब। और इतना साधारण सादा मिलना दिल को जीत गया। लोग उनके लिए तरह तरह की बात कहे, वो कुछ कहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस आदमी को 2-2, 3-3 बार मिला हूँ, मंत्री रहते मिला हूँ, बिना मंत्री रहते मिला हूँ। मैं तब भी मिला हूँ जब वो एक साधारण संसद सदस्य थे, मतलब सरकार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी का, भी कुछ दिन पहले, मतलब कोरोना काल से पहले गले मिले वो, और मैं उनको बताया कि मैं आपके यहाँ था। अच्छा हाँ यस आए। और आपको जानकर के आश्चर्य होगी कि कहा जाता है कि शशि थरूर बड़ा क्लिष्ट अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब उनकी अंग्रेजी के लिए लोग डिक्शनरी निकालने लगते हैं। लेकिन जब हम लोग जितने बार मिले उनसे हमारे से अंग्रेजी का एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला और बहुत बढ़िया हिंदी में बात की, मतलब अंग्रेजी का एक शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया। इतनी साधारण आदमी मिले। खैर अब और लोगों की बात करते हैं। राहुल गांधी से जब मैं मिला तब की बात कर रहा हूँ, हम लोग मिले तो ऐसा लगा जैसे वो गांव के चौपाल पर पंचायत लगी है और सारे लोग आए हुए हैं, और वो आदमी कर हाजी बोलिए, हाजी बोलिए, हाजी आप बोलिए, हाजी बोलिए, वहीं सामने। जबकि आमतौर पर नेताओं से लोग अकेले में बात करना चाहता है, क्योंकि किसी को कुछ मांगना होता है, किसी को कुछ लेना होता है, किसी को किसी की शिकायत करनी होती है, किसी को मतलब। लेकिन वो मान लो मैं 2 आदमी का है और हम कहा बोलिए, बोले हमको इन्हीं का शिकायत करो तो कैसे करेंगे। लेकिन मैंने देखा राहुल गांधी ऐसे कूदते हुए, उछल कूद करते हुए लोगों से मिल रहा था, जी बोलो 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 ऐसा करके। एक मेरे ख्याल से मेघालय का मुख्यमंत्री था, क्योंकि कहा गया था बहुत बड़ा आदमी है उस वक्त। एक नागालैंड का आदमी है, तो उस नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत लोग आए थे, तो उसी तरह से मिले उन लोगों से, मतलब डिग्निटी नहीं मेंटेन किया। अब मैं हेमंता विश्व शर्मा के टाइम में तो था नहीं, हालांकि हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि जब मैं मिला बड़ा महत्वपूर्ण विदा था, प्रहलाद जोशी जी मेरे साथ थे,
बल्कि मैं प्रहलाद जोशी के साथ था, मतलब ऐसा हेमंत बिस्व शर्मा का कहना था, बड़ी मुश्किल से कई साल के अथक प्रयास के बाद टाइम दिए, और जब मैं उनसे मिला तो मेरी बात नहीं सुन रहे थे, वो अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। और मैंने बोला सर सुना, हाँ ये, हाँ बोलो तुम बोलते जाओ। वो कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा बोले कि मुझे इतना दुख हुआ, मैं आया और सीधा कांग्रेस छोड़ गया, और परिणाम आसाम में भाजपा की सरकार। अब आते हैं हार्दिक पटेल का। हार्दिक पटेल ने भी यही कहा कि राहुल गांधी तो मिलते नहीं हैं, और जब मिलते हैं तो मोबाइल पर मैसेज देखते रहते हैं। मैं ये कह नहीं सकता क्योंकि मैं हार्दिक पटेल के साथ राहुल गांधी को मिलने नहीं गया, लेकिन एक चीज़ सब लोगों ने टीवी पर देखा, शहीदों का पवित्र शव आया था टेक्निकल एयरपोर्ट दिल्ली में, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और देश के बड़े बड़े नेताओं और सेना के आला दर्जे के अधिकारियों के साथ खड़ा थे। वो इंटाइटल भी हैं, देश के इतने बड़े परिवार के आदमी हैं, संसद सदस्य हैं, और सब लोग गमगीन है या गमगीन होने का दिखावा कर रहे हैं। कितने लोगों को आंसू नहीं आ रहे तब भी गमछी से मुंह पोंछ रहे हैं, आंख पोंछ रहे हैं, झूठा मूठा रुमाल से ऐसे ऐसे कर रहे होंगे में भी, या हो सकता है दिल से रो रहे हैं, क्योंकि हमारे बलिदानियों पर तो आदमी दिल से ही रोता है, क्योंकि हर राजनीति नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी वहाँ मोबाइल पर मैसेज देख रहे हैं, ये सबने विजुअल पर देखा। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज था जो दुनिया भर के कैमरे के सामने राहुल गांधी को 2 मिनट तक रुकने का मौका नहीं दिया? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि मोबाइल फोबिया आजकल कई लोगों को है, और कई लोग मोबाइल फोबिया से ग्रसित है। जब तक 2 मिनट 1 मिनट में अपना मोबाइल नहीं देख लेते उनको मतलब कुछ ना कुछ बीमारी है। तो क्या राहुल गांधी मोबाइल फोबिया से ग्रसित हो गए हैं? अगर है तो उनको बहुत जल्दी मनोचिकित्सा से मिलना चाहिए, क्योंकि वो उतने बड़े मेमोरियल कार्यक्रम में अगर मोबाइल देख रहे हैं शहीदों के शव के सामने, तो फिर ये तो चिंता का विषय है। इस विषय पर राहुल गांधी को गंभीरता दिखानी चाहिए, और अगर नहीं दिखाएंगे तो कांग्रेस को अब क्या हश्र होगा, इससे बुरा क्या हो सकता है? जो होगा उससे आगे ही होगा, उसके नीचे का तो क्योंकि आदमी बॉटम के नीचे कहाँ जाएगा? भूमितल में, मतलब रसातल में जाएगा। भूमितल पर तो आ ही चुके हैं। जिसका 400 जीता हुआ सांसद था उसका 40 पर आ गया है, तो अब उससे क्या होगा? लेकिन एक बात मैं और कहूंगा कांग्रेस के लिए, मित्रों, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण है आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिली ना पूरी पावे। बात हार्दिक पटेल से करते हैं। हार्दिक पटेल की पूरी हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं है। हार्दिक पटेल का कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है। हार्दिक पटेल के साथ वो भीड़ जो आपको दिख रही थी वो कांग्रेसियों की नहीं थी और आम पाटीदारों की नहीं थी। असल में वो आनंदीबेन पटेल को अस्थिर करने के लिए भाजपा की इंटरनल लड़ाई थी। नाम नहीं रखूंगा क्योंकि वो आजकल बहुत बड़े कर्णधार माने जाते हैं और उचित भी नहीं है कोई चर्चा करना। तो ये उनका समर्थन था, ये एक मोहरा था, छोटा सा बच्चा, उसकी कोई औकात नहीं थी। असल में ये आनंदीबेन को अपमानित करने का एक साजिश था कि भाई अब मान लीजिए कि सुनील गावस्कर मैदान में उतारे और मैं अपने गली के लड़के को बोले बॉलिंग कर, गावस्कर वैसे ही बैट छोड़ के चले जाएंगे। यार मेरा डिग्निटी है भाई, कपिल देव से ना करवाए तो कम से कम सुनील का वो किसी और से तो करवा ले, अब गली के लड़के से करवाएगा। तो ये बात है। दामा सिंह पहलवान को, दारा सिंह को बोले वे राकेश परमार लड़ भाई, वो खली के सामने मुकुरी को खड़ा कर दे, लड़ भाई, वो वाली स्थिति थी और उससे उनको डिफीट करवा दिया। असल में आनंदीबेन को अपमानित करना था। तो वो हार्दिक को उस वक्त माइलेज दिया गया क्योंकि हार्दिक से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं था, आनंदीबेन का नुकसान था और आनंदीबेन का नुकसान हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी इस खेल को समझ रहे थे। उनके लिए हमारे भोजपुरी में कहावत है कि पुतवा मीठ भातरा मीठ क्रिया के कर खाएंगे, तो वो क्या करे भाई, उनके लिए ये भी मीठा था, ये भी मीठा था, छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने फिर आनंदीबेन को देश का सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया और वो राजमहल में आराम फरमा रही है और अब जब तक जिएंगी इसी तरह की राज भोगती रहेंगी और उनके राजनीति और सम्मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने उधर से हटाया, ये इधर से। हार्दिक पटेल
घूम फिर करके कुछ काम किया, उसकी कई सीडी वीडियो आए, मैं उधर नहीं जा रहा, बच्चा है तो बचपन में भूल हो जाती है, मुलायम सिंह ने कहा है, वो चर्चा का विषय नहीं। लेकिन आपके पास इतने कदावर नेता गुजरात में थे, हैं, और आगे भी आप खोजेंगे तो मिलेंगे। आप इतने कदावर नेताओं को दरकिनार कर कल का छोकरा 2 कौड़ी के आदमी की जिसकी 27-28 साल उम्र है, उसको आपने प्रदेश का अध्यक्ष जैसा दायित्व दे दिया, वो उसे हजम होगा? उसकी स्थिति तो इतनी खराब हो गई कि भाई उसे मतलब बर्दाश्त, क्योंकि कई बार होता है ना कि आदमी 1-1 चम्मच घी खाता है रोज तो वो पहलवान बनता है, लेकिन अगर 1 कटोरी घी खा ले तो उसका लीवर सड़ करके मर जाएगा, पेट झड़ते झड़ते उसकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि हाजमा भाई पचा नहीं ना पाएगी 1 कटोरी घी। इन्हीं सब बातों को कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। जिसको 1 चम्मच घी हजम नहीं होती उसको पूरा कटोरी भर पिला दिया तो उसको तो झरना ही था, और वो झरझराहट में तो छींटा ही मारेगा, और पैखाने की बदबू तो बदबू ही होती है, वो चाहे किसी की भी हो, वही बदबू फैला रहा है। आपने कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की अवहेलना करके कल के लड़के पर भरोसा किया और प्रदेश अध्यक्ष जैसा दायित्व दे दिया, तो वो क्या करता? फिर वो अपने आप को प्रदेश का आला कमान समझने लगा। और क्यों ना समझे भाई, प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ी बात होती है, चाहे कार्यवाहक ही सही। अगर आपने उसको 1 तो 2 कौड़ी के आदमी को आपने बहुत बड़ी औकात बख्शी, तो फिर उसको वो सम्मान दो। सीट पर वैसे सिंहासन पर शोभा के लिए तो बैठा ही नहीं थे, और वो जा करके देखा कि भाई अध्यक्ष बना और कोई मान्य सम्मान नहीं है, तो वो विदक करके रिजाइन कर दिया। रिजाइन किया तो आपको अपमानित करके निकला। अब वो जब बाहर जाएगा, जिस भी पार्टी में जाएगा, तो प्रदेश अध्यक्ष के लेबल लेकर के जाएगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और उसका लेबल लेगा। और आपके विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए आपके विरोधी दल के लोग उसको मतलब हाथ मतलब एकदम खड़े हैं लेने के लिए। केजरीवाल के पास मौका आ गया उस आदमी को उठा करके वहां पर मौका देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास मौका आ गया आपको उठा के, कोई तीसरी शक्ति उसको उठा देगा क्योंकि आपने प्रदेश अध्यक्ष स्तर का पद दे दिया है। मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि जितने आयातित लोगों को तहरीज दिया राहुल गांधी ने, जैसी सत्ता हटी वो सब आयातित लोग हट करके चले गए। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कांग्रेसी जन सब कुछ जानते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस का अधिवेशन में चिंता और चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी कि भाई रोज रोज गिरती लोकप्रियता और घटती सदस्य संख्या पर क्या हो, बजाय वहाँ इस बात की चर्चा की जाएगी कि हम लोगों को कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए। कितना दुर्भाग्य है कि जो कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, आज वो कार्यकर्ता जोड़ों पर जैसे बातों पर मजबूर हो गए। कांग्रेस पार्टी को इस विषय में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और इस विषय पर अंदर में सोचना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र रहा है उसमें मैं ये उम्मीद तो नहीं कर सकता कि राहुल गांधी को भगा दिया जाएगा। राहुल गांधी आज आधिकारिक रूप में अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सारे फैसले वही लेते हैं। प्रियंका गांधी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वही मामला लेती हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर जैसा सीनियर आदमी, जिसकी उम्र राहुल गांधी के पिताजी की उम्र से भी बड़ी है, उनकी पूरी राजनीतिक अनुभव उतना है जितना राहुल गांधी के पिताजी का अनुभव है। ऐसे अनुभवी आदमी को रिजाइन देने से पहले प्रियंका गांधी से बात करना पड़ रहा है, और उन्होंने कहा है कि मैंने प्रियंका को समझा दिया था। किस हैसियत से समझाया था ये वो बताएं। चरणजीत सिंह चन्नी, जिसकी राजनीतिक कद 54 बेशक रही हो, बट एक सूबे का मुख्यमंत्री तो थे, उनको प्रियंका गांधी फोन पर हटने और प्रियंका गांधी फोन पर सटने की इजाज़त दे रही हैं, और वो करने के बाद हो जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं तो कहते हैं कि मैं प्रियंका जी से मिल लिया, प्रियंका किसी पोजीशन में नहीं है। तो पार्टी आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह से चलाएंगे और जिम्मेवारी से भागेंगे तो कैसे होगा? आप कहिए कि पार्टी में जो होता है उसकी संपूर्ण और सारी जिम्मेवारी मेरी है, चाहे वो हार की हो या जीत की। निगम का एक सीट जीतने पर कहा जाता है कि ये राहुल गांधी के कठिन परिश्रम और नेतृत्व की वजह से जीता, और हारने के लिए कहा जाता है कि मैंने किया है। इससे आपको हटना पड़ेगा और इस चीज़ पर विचार करना पड़ेगा कि आपको कार्यकर्ता जोड़ने की जरूरत आज महसूस क्यों हुई।
जब आप सत्ता में थे 10 साल तक, 2004 से 2014 तक जब आप सरकार में थे, तो आपके कितने कार्यकर्ताओं को मिलने की इजाज़त दी? आपके मंत्रियों ने कितने कार्यकर्ताओं को पहचान लिया, उनको जिनके सारे वो चुनाव जीत करके आए हैं? अगर इस विषय पर आप 1 मिनट भी विचार कर लेंगे तो जवाब आपको मिल जाएगा। आपको जवाब कहीं इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है, सारा जवाब आपके सामने। अंत में मैं एक ही बात कहूँगा कि अभी आपका मुकाबला एक ऐसे निपुण खिलाड़ी से है जो सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के मैदान में उतरता है और उसके तुनीर में इतने ज़्यादा तीर पड़े हुए होते हैं जितनी तीर की कल्पना भी आपने नहीं किया होगा। ऐसे निपुण खिलाड़ी के साथ अगर खेलना है तो आपकी क्षमता उसके मुकाबले तो होनी ही चाहिए, अगर कम या बेसी ना हो तो। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि आप उसके मुकाबले में ही नहीं। आपकी राजनीति कहाँ जा रही है? हार्दिक पटेल ने एक बात कहा है कि बजाय कांग्रेस के कार्यक्रमों, नियमों और कांग्रेस के नीतियों की चर्चा होनी चाहिए, तो समस्त कांग्रेस भाजपा के विरोध की नीति अपना रही है। नरेंद्र मोदी का विरोध कैसे किया जाए, इस पर अपना रही है। और हर बार आप अपना भला बुरा सोचने के बजाय, भाजपा ने कहा है कि दूध सफ़ेद होता है तो आप आंख बंद करके कहिए कि दूध काला होता है। अब आपकी जगहसाई होगी, सारे लोग कहेंगे यार रोज सुबह शाम हम दूध पीते हैं, दूध तो काला होता नहीं, बट भाजपा ने सफ़ेद कहा है तो हमको काला ही कहना है। इससे जब तक आप अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे तब तक आपका हस्त किसी तरह से होता रहेगा। आप जनता के नब्ज को समझिए और जन भावना को समझिए। टीवी चैनलों पर बहसों में और समाचार बाइटों में मैं बड़ा संतुष्ट हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि ज्ञान वापी का मामला एक विशुद्ध रूप से न्यायिक प्रक्रिया है और माननीय न्यायालय जो निर्णय देगी वो उसका हम सम्मान करेंगे। इसका समाधान सड़कों पर ना निकाली जाए। जो लोग सड़क पर आ रहे हैं वो शैतानी कर रहे हैं, उनमें इस्लाम से कोई मतलब नहीं। बहुत सारे मुसलमान ये कह रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि औरंगजेब के ज़माने में बिजली नहीं था तो फव्वारा के औरंगजेब मुंह से फूंक करके चलाता था, क्योंकि फव्वारे के लिए प्रेशर मोटर की जरूरत पड़ती है। पानी का प्रेशर आता है तब फव्वारे से पानी ऊपर फेंकता है। ये छोटा सा सिंपल लॉजिक कोई नहीं दे रहा है और वो उस पवित्र शिवलिंग को फव्वारा घोषित कर रहा है। 16वीं शताब्दी में फव्वारा किससे चलता था ये कोई नहीं बता रहा है। कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि आप जिसको फव्वारा बनाने में आपकी पूरी मीडिया या आपके पूरे प्रवक्ता और पूरे नेता लगे हुए हैं, उनमें से कोई ये पूछ दे कि भाई फव्वारा चलता किससे था जिसको आप फव्वारा कह रहे हो, तो आप बगले झाँकने लगेंगे। तो अगर आपको मोदी से लड़ना है तो राहुल गांधी को मोबाइल फोबिया से मुक्त होना पड़ेगा और कांग्रेस की नीति को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ना कि भाजपा के विरोध का। हार्दिक पटेल ने भी यही कहा है और मैं भी यही कहूँगा। हालांकि मेरी राजनीतिक हैसियत हार्दिक पटेल इतनी नहीं है, क्योंकि वो एक झूठा मूठा ही सही कार्यवाहक अध्यक्ष रहा है और मैं तो कुछ भी नहीं रहा हूँ। लेकिन मेरा उम्र हार्दिक पटेल के पिताजी की उम्र की है, तो अनुभव भी कुछ मायने रखता है और अनुभव का मुकाबला पद से नहीं हो सकता। कांग्रेस सशक्त रहे, मजबूत रहे, तभी इस देश में लोकतंत्र मजबूत रहेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी को जिस दिन ये भरोसा हो जाएगा कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, उसी दिन देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और डिक्टेटरशिप शुरुआत हो जाएगी। और डिक्टेटरशिप किसी के लिए भी बढ़िया नहीं होता और हम सब लोकतंत्र के पुजारी तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, चाहेंगे कि इस देश में डिक्टेटरशिप हो। मैं तो सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, इतना मजबूत विपक्ष दे, चाहे किसी का भी हो, कोई विपक्ष हो, मेरा कोई सगा नहीं है। कांग्रेस से सिंपैथी इसलिए है कि पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस है। पूरा कांग्रेस की प्रेजेंस पूरे देश भर में है और क्षेत्रीय दल का अपने ही क्षेत्र में है। हालांकि राहुल गांधी की अनुभवहीनता है कि वो अपने संबोधन में उन्होंने ये नहीं कहा जो मैंने कहा। वो कहते कि भाई भाजपा का विकल्प कांग्रेस इसलिए बन सकती है कि पूरे देश भर में कांग्रेस का संगठन है। इसके जगह उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, अरे इसे क्षेत्रीय दल विदर्भ में। तो खैर वो राहुल गांधी ये कह सकते हैं। तो मजबूत विपक्ष जरूर हो। तो मोदी जब उठे तो देखे कि यार राहुल गांधी के नाम का एक प्राणी है
जो हमारे सीट को हथिया सकता है, देश भर में इसका संगठन है, तभी जा कर के वो जनहित और जन सुखाय निर्णय लेंगे, नहीं तो अपने मन के निर्णय लेंगे, और अपने मन के निर्णय लेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा। लोकतंत्र मजबूत रहे, कांग्रेस भी मजबूत रहे, और कांग्रेस को मजबूत होने के लिए क्या करना पड़ेगा ये कांग्रेसी मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम दुआ तो कर ही सकते हैं, उम्मीद तो कर ही सकते हैं। इन्हीं सबके साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रहे। जय हिंद, धन्यवाद।